हेलो एवरीवन, 12 बोर्ड 2024 के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों के लिए कवर करवा रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, और वो पार्ट है ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजन MCQs। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज बेस्ड वीडियोस जहां पे आपको MCQs मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs मिलने वाले हैं, असर्शन रीजन मिलने वाले हैं। ये वीडियोस आपके बोर्ड की प्रिपरेशन में आपको और स्ट्रांग बनाने वाले हैं, और ये वीडियोस बड़े शॉर्ट वीडियोस रहेंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम यूनिट नंबर 1 से। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया गया है द मोलैरिटी ऑफ अ गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज 3 मोलार। मोलैरिटी है 3 मोलार, तो लिख लेते हैं मोलैरिटी 3 मोलार है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बच्चों, एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो, बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। यहां पर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मतलब बेसिसिटी 3 है। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, ये जनरल बात है ना, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। तो अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी हम लोगों को ऑलरेडी 3 दी हुई है और बेसिसिटी भी यहां पर 3 है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 नॉर्मल। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है ए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। What is the molarity of 0.2 नॉर्मल Na2CO3? यार, इस बार नॉर्मेलिटी दी है। नॉर्मेलिटी कितनी दी है? तो ये कोई एसिड नहीं है, बल्कि ये एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन वही आएगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर ये एसिड होता ना तो फॉर्मूला आता नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, अगर एसिड होता। लेकिन ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट के लिए हम बेसिसिटी की जगह वर्ड यूज करते हैं चार्ज, या तो कैटाइनिक चार्ज या एनाइनिक चार्ज। आपको पता होगा Na2CO3 जब ब्रेक होगा तो ये देगा 2Na पॉजिटिव और CO3 -2। अगर आप ध्यान दो तो कैटाइनिक चार्ज जो है वो 2 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम 2 है। एनाइनिक चार्ज भी 2 है, तो किसी एक का चार्ज लेना है, तो चार्ज की वैल्यू यहां पर है 2 और मोलैरिटी आपको निकालना है, और नॉर्मेलिटी ऑलरेडी दी है 0.2। तो फाइनली मोलैरिटी निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मोलार। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगेन करेक्ट आंसर इज ए। बच्चों, इस फॉर्मूले की जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलैरिटी of a solution containing 5 ग्राम NaOH in 250 ml solution। तो आपको 5 ग्राम NaOH को 250 ml solution में मिला रहे हो, आपको सब कुछ दिया है, बस मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, दैट इज Mb, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 आ जाता है। गिवन मास ऑफ सल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml और ऊपर है 1000। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 250 4 10 और 5/10 हो जाएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है 0.5 मोलार, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत संभल के हमें पढ़कर सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो बच्चों, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में मिलाओगे तो वहां पर प्रेशर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। हेनरी ने जो प्रेशर का रोल बताया ना, वो बताया था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में आप प्रेशर ज्यादा रखो या कम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां नेचर ऑफ सॉलिड और नेचर ऑफ लिक्विड पे फर्क पड़ता है, रिमेंबर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो करेक्ट आंसर होना है इसका डी, सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकंप्रेसिबल और लीस्ट कंप्रेसिबल। तो ये बड़ा सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डिविएशन। देखो यार, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं,
आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल्स पे, उनके ग्राफ पर ज्यादा से ज्यादा कमांड रखना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इनके एग्जांपल बेस्ड आते हैं। यहां पर पूछा है नेगेटिव डिविएशन कौन शो कर रहा है, तो नेगेटिव डिविएशन वो शो करेगा जिसके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, सिर्फ इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका वेपर प्रेशर लेस होता है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। वेपर प्रेशर कम होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो याद रखना सारे नेगेटिव डिविएशन वालों का वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन एक्सपेक्टेशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An azeotropic solution, an azeotropic solution of two liquid has a boiling point higher than either of the two. जब आप एजियोट्रॉप बनाते हो, मान लो टू लिक्विड है A एंड B, A का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 50 है और B का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 60 है। अब जब इन दोनों को मिलाकर हमने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 65 है और ये 65 इन दोनों लिक्विड से ज्यादा है। तो क्वेश्चन यही आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों ऐसा तब होता है जब दोनों लिक्विड के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, जब दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो। अगर दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से वो आएगा नेगेटिव डिविएशन की कैटेगरी में और उनका वेपर प्रेशर कम होगा बट बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हम देख सकते हैं, शोज अ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आइडियल, नॉन आइडियल और एजियोट्रॉप को आप बहुत अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, तो भैया हम सभी ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हुआ है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, केबी है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और स्मॉल एम का मतलब है मोलैलिटी। हमें इस केबी की यूनिट चाहिए तो एम को उधर ले जाते हैं, तो केबी हो जाएगा डेल टीबी डिवाइडेड बाय एम। एम का मतलब मोलैलिटी, तो इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट कैसे निकलेगी, डेल टीबी की यूनिट होती है केल्विन, डेल टीबी होता है केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स पर किलोग्राम। अगर मैं मोल्स पर किलोग्राम को ऊपर ले जाऊं तो जब मैं इसे ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, मोल ऊपर जाकर हो जाएगा मोल इनवर्स और किलोग्राम इनवर्स ऊपर जाकर हो जाएगा केजी। तो ये हमारा इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट है केल्विन केजी पर मोल। तो आप देख सकते हो यहां पर ऑप्शन है केल्विन केजी पर मोल। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट या मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, हम सभी को पता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जिसके पास सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो अगर आप केसीएल को देखो तो केसीएल जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं केसीएल की अगर हम बात करें तो केसीएल 2 पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव आयन। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं देगा। यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही रहेगी। यहां पर पार्टिकल्स कितने हैं, मतलब आई की वैल्यू कितनी है 2। फिर Al2SO4 होल थ्राइस की अगर हम बात करें तो ये देगा 2 एल्यूमिनियम आयन एंड 3 सल्फेट आयन, और 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन अगर आप टोटल करो तो टोटल यहां पर आयंस आ जाते हैं 5। K2SO4 में अगर हम देखें तो ये देगा 2K पॉजिटिव एंड SO4-2, तो टोटल यहां पर वैल्यू आ जाती है 3। पोटेशियम 2 है और SO4 1 है। इसका मतलब जिसके पास मैक्सिमम पार्टिकल है उसकी कॉलिगेटिव ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर है यहां पर Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि यहां पर वेंट ऑफ की वैल्यू आ जाएगी 5 आयंस निकलेंगे, 5 आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, freezing point of a 0.2 मोलल solution of non electrolyte in water। हमें freezing point निकालना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का। बच्चों freezing point निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा del TF is equals to KF into M। अब आपको ये भी पता होगा del TF को जब आप ओपन करते हो तो ये हो जाता है T0F। T0F का मतलब होता है freezing point of solvent, TF का मतलब होता है freezing point of solution, और KF into M अब हम वैल्यू रख देते हैं।
T0F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, वाटर का 0 डिग्री होता है। तो T0F की जगह 0 रखा। TF हमें कैलकुलेट करना है। KF की वैल्यू दी है 1.86 और M की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू है 0.2। तो फाइनली यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो TF आ जाएगा -0.372 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज ए। आप इसे कैलकुलेट करोगे TF को तो करेक्ट आंसर आएगा -0.372 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होगा? देखो यार, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन और पाई बढ़ेगा। सो करेक्ट आंसर है बी, नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन में कब A, B, C, D और टिक करना है वो आपके सामने ये पॉइंट है। आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले A आपको तब लगाना है जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो और दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हो। B आपको तब टिक करना है जब असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे। सी आपको तब टिक करना है जब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। और डी तब टिक करना है जब रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो भाई एक बार इसको समझ लेते हैं, बहुत सिंपल होता है असर्शन रीजन, जो हमें टफ लगता है। यहां पर असर्शन रीजन का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये पहला, इसे आप असर्शन रीजन को स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की तरह पढ़ा करो। कई लोगों को लगता है कि ये जो क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला स्टेटमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एट एनी टेम्परेचर, ये भी सही है लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव है लेकिन इसलिए नहीं है कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, वो इसलिए कॉलिगेटिव है क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। आप क्या करना, आप पहला स्टेटमेंट पढ़ना और उसके बाद लिखना बिकॉज, बस बिकॉज लिखकर अगला स्टेटमेंट पढ़ लो। अगर वो मैच कर रहा है तो आपका आंसर सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। रिमेंबर, ये कॉलिगेटिव ही इसलिए है क्योंकि वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ KCl। बिल्कुल सही बात है भैया। KCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं और यूरिया तो 1 है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिसके पास ज्यादा पार्टिकल होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इसके आगे क्या सीखा हमने, हम लिख देते हैं बिकॉज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज। और ये बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर है इसका ए। थर्ड क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, द वाटर पाउच ऑफ इंस्टेंट कोल्ड पैक फॉर ट्रीटिंग एथलेटिक इंजरीज ब्रेक व्हेन स्क्वीज्ड एंड NH4NO3 डिसॉल्व लोअरिंग द टेम्परेचर। NH4NO3 ऐसा सल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब भी मिलाओगे वो हमेशा फ्रीजिंग टेम्परेचर को डाउन कर देगा। बिल्कुल सही बात है। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पहला पॉइंट जो बता रहा है दूसरा उसे एक्सप्लेन कर रहा है। अगर पहला पॉइंट जो बता रहा है दूसरा उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है प्रॉपर तो करेक्ट आंसर है ए। और रूल आपको पता है, आपको लिखना है बिकॉज। बिकॉज लिख के अगला स्टेटमेंट पढ़ो। अगर पहले वाले स्टेटमेंट को नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ऑप्शन ए। दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन बी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन चैप्टर और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट MCQs असर्शन रीजन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।